ओके, हीट ट्रांसफर में कोई एक पॉइंट है ए, इट इज एट ए हाई टेम्परेचर T1. There is another location or another point B which is at a lower temperature. T1 is higher than T2. If they are in contact, then heat energy will flow from A to B, from higher temperature to lower temperature. अब A और B ये दोनों के बीच में क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि किस मेथड से A से B तक हीट जाएगी. A से B तक हीट जाने के लिए हमने नेचर को एक्सप्लोर किया अपने आसपास कि दो पॉइंट के बीच हीट कैसे ट्रांसफर होती है. तो हमको मिला कि 3 तरह के मेथड हैं जिससे हीट ट्रांसफर होती है. ये आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ये एक तरह का रिवीजन है. सो A से B तक हीट जाने के 3 मेथड्स हैं एंड दैट इज नोन एज 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. सो 3 methods. These methods are conduction, convection, and radiation. इन तीनों मेथड्स को हमने थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करना है. ओके, इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, किसी मेथड की कब जरूरत पड़ती है नेचर को, कि कहां कंडक्शन से करना है, कहां कन्वेक्शन से करना है और कहां रेडिएशन से करना है. इसका डिसीजन कैसे होता है. नंबर 2, मेथड क्या होता है एग्जैक्टली. ओके, तो इसको बारी बारी से हम लेते हैं. ए और बी इन दोनों के बीच में क्या है, मोस्टली इस पर डिपेंड करता है कि कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा या रेडिएशन होगा. जैसे ए और बी के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है जिसको हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है. जैसे सन और अर्थ, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है. सन इज एट ए हायर टेम्परेचर एंड अर्थ इज एट ए लोअर टेम्परेचर. सन से अर्थ तक हीट आती है, हम देखते हैं आती है. तो नेचर उस हीट को कैसे लाता है, बिना मीडियम के, लेकिन हीट पहुंचती है, तो हमने उसका नाम दिया रेडिएशन. तो रेडिएशन में कहां पर रेडिएशन एप्लीकेबल होगा, जहां पर कौन नहीं होगा, मीडियम. मीडियम नहीं होगा तो रेडिएशन से हीट जाएगी. अगर मीडियम होगा तो क्या रेडिएशन नहीं होगा. फिर से थोड़ा सा इसको ऐसा घुमा कर देखिए. अगर वहां पर हमने एक हीटर लगाया और यहां पर हम खड़े हैं और बीच में मीडियम है, तो हीटर से हमको यहां पर ऐसे सेक लगेगा कि नहीं, हीट लगेगी. वो हीट किस मेथड से आ रही है, हम सब जानते हैं रेडिएट हो रही है रेडिएशन से, लेकिन बीच में मीडियम है. तो हमारा ये कहना है कि वो मीडियम हीट को ट्रांसफर करने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. ठीक है, जैसे हम बाहर धूप में बैठे हैं, सन से हमको हीट मिलती है, धूप लगती है, लेकिन हवा तो चल रही है. तो ठीक है, हवा चल रही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन हीट अपना काम कर रही है. सन से हमारी बॉडी में जो हीट आती है उसमें एयर को कुछ लेना देना नहीं है. राइट, तो दैट मीन्स, थोड़ा सा हम अपनी भाषा चेंज करेंगे, द मीडियम डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर. व्हेन, अच्छा अब डिसाइड हो गया, नोट कर लीजिए. व्हेन मीडियम डू नॉट पार्टिसिपेट, medium do not participate in transfer of heat and heat energy in the form of heat waves directly travel from the source at high temperature
to the receiver at lower temperature. ओके, ऊपर आपने लिख लिया दिस इज रेडिएशन, रेडिएशन है लिखा नहीं तो लास्ट में लिख लीजिए दिस मेथड इज रेडिएशन. ओके, ये हमने पढ़ा जिसमें मीडियम पार्टिसिपेट नहीं करता, भले वो नहीं होता तब भी रेडिएशन हो जाएगा, और अगर है तो कुछ पार्टिसिपेशन नहीं करेगा तब भी रेडिएशन होगा. अब सेकंड पार्ट हम लेते हैं. अगर मीडियम है तो मीडियम किस तरह से हेल्प करता है? मीडियम दो तरह से हेल्प करता है. दो तरह से कैसे हेल्प करता है? अगर मैंने यहां से बुक एक क्लास स्टूडेंट को देनी है तो मैंने यहां पे पैकेट दिया, उसने अपना एक बुक रखा, बाकी पैकेट आगे कर दिया. उसने अपना एक बुक रखा, बाकी पैकेट आगे कर दिया, और हर स्टूडेंट के पास बुक पहुंच गई. उसमें जो स्टूडेंट है उसको मूव नहीं करना पड़ता है. ये एक मेथड हो सकता है. दूसरा मेथड हो सकता है कि मैं यहां से बुक लूं और जाके एक स्टूडेंट को दूं, फिर बुक लेके जाके दूसरे को दूं, फिर तीसरे को ले जाके दूं. मुझे मूव करना पड़ेगा और जाकर एक एक को बुक देनी पड़ेगी. ये एक दूसरा मेथड है. यही दोनों मेथड हम उसमें मटेरियल के मीडियम में भी लगाते हैं. ए से बी तक, ए से बी तक जो हमारा मटेरियल का मीडियम है, इसका नेचर ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये मीडियम है, इसके मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहां पर हमने इसको एनर्जी दी. अगर हमने इसको एनर्जी दी तो एनर्जी लेने के बाद ये इसमें जब हीट जाएगी इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसकी डेंसिटी का क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी, राइट, और इसका टेम्परेचर बढ़ गया है. अब इसके पास दो ऑप्शन होते हैं. ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा इसके पास एनर्जी भी है, और ये हल्का भी हो गया है. एक, हम इसमें बॉयंसी का नियम लगा सकते हैं. बॉयंसी के कारण हल्की चीजें कहां रहती हैं? ऊपर रहती हैं. अगर इसको फ्रीडम की मूवमेंट होगी, मूवमेंट का फ्रीडम होगा, मूव कर सकता होगा. कौन मूव कर सकता है? लिक्विड और गैसेस. कौन नहीं मूव कर सकता? सॉलिड्स. अगर इसको मूवमेंट की फ्रीडम है तो ये चलेगा, और चल के सरफेस में कहां चला जाएगा? ऊपर. हीट है और ये ऊपर चला जाएगा. जब ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये जो जगह खाली है यहां पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये फ्लेम के कांटेक्ट में आया, हीट सोर्स के कांटेक्ट में आया, वो गर्म होगा, उसके साथ भी वही एक्शन होगा, वो हल्का हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा. फिर ये तीसरा नीचे आएगा, ये लेगा और ये इधर चला जाएगा. फिर चौथा नीचे आएगा, ये ऐसे चला जाएगा. इस तरह से ये एक के बाद एक नीचे आते जाएंगे. अब ये जब नीचे उतरेंगे ये जगह खाली हो जाएगी, तो ये गर्म वाला गया और इस जगह में एंटर कर गया. तो हम क्या देखते हैं कि यहां से इस तरह से, लेकिन एक्चुअली इस तरह से नहीं होता. आई वुड लाइक टू करेक्ट इट. जब ये गर्म होता है तो गर्म होके ये मॉलिक्यूल सीधा ऊपर उठता है, डायरेक्ट. ये सीधा ऊपर उठेगा और ये जो मॉलिक्यूल साइड में है ये इसकी जगह लेगा और ऐसे आ जाएगा. ये इसकी जगह लेगा और ऐसे आ जाएगा. फिर जब ये यहां आएगा इससे हीट होगा, हीटअप होगा, लाइट हो जाएगा, लाइट होके ये ऊपर उठेगा. फिर ये जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ये यहां आएगा. इस तरह से इधर के मॉलिक्यूल ऐसे आते हैं, और यहां से इस तरह से ऊपर उठते चले जाते हैं. ये यहां से फिर ऐसा आएगा. जब ये सब मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगे तो फिर सबका टेम्परेचर एक जैसा हो गया. फिर क्या होगा? मान लो हमने इसको स्टार्ट किया 0 डिग्री से, ये 10 डिग्री हुआ, ऊपर उठ गया. फिर इधर वाला आया 10 डिग्री गया, तीसरा 10 गया, चौथा, सबका टेम्परेचर 10 हो गया बारी बारी से. अब क्या होगा?
अब जो इसके पास है उसका टेम्परेचर 10 है, तो ये उसको हीट करेगा 20 कर देगा, तो बाकी सबसे वो ज्यादा गर्म हो गया। अब वो 20 वाला इधर उठेगा, बाकी सब 10 वाले बारी बारी से आएंगे, सब 20 बन जाएंगे, फिर सब 30 बन जाएंगे, फिर सब 40 बन जाएंगे, और ऐसे पानी उबलना शुरू हो जाएगा। ये जो मेथड है, ये मेथड कौन सा हुआ? कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है? इसके लिए each and every particle takes its own heat and move away, move up. अब जरूरी है क्योंकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट उसको ऊपर जाना है, बॉयंसी के कारण उसको ऊपर ही जाना है, इधर या इधर नहीं जाएगा। इसलिए ये ऐसे ऊपर जाएगा और जो इसकी जगह खाली होगी उसमें साइड से, दोनों साइड से मॉलिक्यूल्स इसमें फिलअप होंगे और लाइट होके हमेशा किधर जाएगा? अप। और ये इस तरह से ऐसा जाएगा, फिर सेकेंड साइकिल के लिए इधर आ जाएगा, ये सेकेंड साइकिल के लिए इधर आ जाएगा, फिर से इस तरह से ये जो साइकिल चलता है, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन साइकिल, राइट? ओके, इस तरह से ये कन्वेक्शन साइकिल चलेगा और धीरे धीरे पूरा इसका लिक्विड जो है या गैस है पूरी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या चीज हुई? ये मेथड कौन सा हुआ? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में बेसिकली क्या हुआ? हर मॉलिक्यूल खुद हीट लेगा। नोट करिए, इन मेथड ऑफ कन्वेक्शन, इन मेथड ऑफ कन्वेक्शन the molecules in contact with the heat source, molecules in contact with heat source take the heat and become light due to expansion, become light due to expansion. Full stop. Then they move up. Then they move up, vacating their place. Full stop. The molecules from sides. The molecule from sides. Sides को अंडरलाइन करिए। हाँ, enter this vacated place. Enter this vacated place. Full stop. Come in contact with heat source, comma, get heated up and rise. In this process, all the molecules get heated up. All the molecules get heated up. The cycle of molecules set up. The cycles of molecules set up is called convection current. Is called convection current. ये कन्वेक्शन करंट हो गया। ओके, ये एक और मेथड हो गया हीट का। अब हम लोग आते हैं थर्ड मेथड। कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। क्यों सॉलिड्स में होता है?
because the particles are not able to move. They do not have freedom of movement. Note कर लीजिए, conduction takes place in solids because molecules have no freedom to move. Full stop. Next para. One molecule in contact with the heat. One molecule in contact with the heat source at high temperature takes the heat, its temperature rise, takes the heat, comma, its temperature rise, and then it gives the heat to the neighboring molecule, and in this way the process continues, and the molecules get heated up. And heat energy keeps flowing from higher temperature to lower temperature. ओके, ये इसका डायग्राम, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. T1 हाई टेम्परेचर है, इससे इस मॉलिक्यूल ने हीट ली, इसका अपना टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया, इससे हाई हो गया, इसलिए ये इसको हीट देगा. ओके, अब इसका टेम्परेचर इससे हाई हो गया तो ये इसको हीट देगा तो ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो इससे हीट लेगा, ये ठंडा हो जाएगा तो ये इससे हीट लेगा. इस तरह से इसकी हीट लगातार निकलते जाती है और आगे बढ़ते जाती है. कहां तक पहुंच जाएगी? T2. T2 इज ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर. इस तरह से इसमें हीट ट्रांसफर होते जाती है, बट द मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव. कन्वेक्शन में क्या हो रहा था? द मॉलिक्यूल्स कीप ऑन मूविंग. इसमें मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते. तो नेचर ये कैसे डिसाइड करता है कि मुझे कन्वेक्शन से कराना है कि कंडक्शन से कराना है? ओके, पहले वो क्या कोशिश करेगा बताइए. किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो एक मॉलिक्यूल हीट लेता है और बहुत स्वार्थी होता है, बोला मैंने तो अपनी हीट मेरे को मिल गई, मैं चलता हूं. राइट? तो ये कौन सा मेथड है? कन्वेक्शन. लेकिन अगर वो बंधा हुआ है सॉलिड में, नहीं चल पाता है, तो फिर मजबूरी है, क्या करेगा वो? यस. तो स्टार्ट हमेशा किससे होना चाहता है? कन्वेक्शन से. नहीं हो पाता है, बंधा हुआ है तो ओके. अब आप ये डिसाइड कर सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन किसमें हो सकता है? कंडक्शन इज पॉसिबल इन सॉलिड. तो हमने इसको उल्टा कर लिया. सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर किस मेथड से होता है? कंडक्शन से. लिक्विड और गैसेस में हीट का कौन सा मेथड लगता है? कन्वेक्शन मेथड लगता है. ठीक है, इस तरह से ये हीट के ये तीन मेथड हो गए. अब इन तीनों को थोड़ा थोड़ा सा और डिटेल इसकी कर लेते हैं. जैसे कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट हमको नेचर में कहां दिखती हैं? तो कन्वेक्शन करंट हमको नेचर में बहुत जगह दिखती हैं और इसके बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं कन्वेक्शन करंट के. जैसे समुद्र के किनारे यहाँ लैंड मास है और यहाँ पर सी है, तो इधर से सन की हीट पड़ती है. सन की हीट पड़ने से कौन ज्यादा गर्म होगा? लैंड मास ज्यादा गर्म होगा, इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है. फिर से देखिए, यहां से जो हीट आती है रेडिएशन से, वो हीट तो बराबर ही होती है.
जो इसको मिलेगी पर यूनिट एरिया और जो इसको मिलेगी पर यूनिट एरिया, दोनों ही इसका भी टेम्परेचर बढ़ाती हैं, इसका भी टेम्परेचर बढ़ाती हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है, कल हमने स्टडी किया, ms डेल्टा टी। अब दोनों मान लीजिए 1 kg हैं और S इंटू डेल्टा टी, इसका S पत्थर का, स्टोन का S कम होता है, पानी का S ज्यादा होता है। अगर हम दोनों को बराबर हीट देंगे तो पानी का S ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर कम उठेगा, और स्टोन का स्पेसिफिक हीट कम होता है इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा उठेगा, क्योंकि सन से आने वाली हीट तो बराबर है। तो जब हम हाथ लगा के देखते हैं तो हमको ज्यादा गर्म कौन लगता है, यस, तो लैंड मास का टेम्परेचर ज्यादा राइज हो जाता है। जब इसका टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा तो इसके कांटेक्ट में भी एयर है, इसके कांटेक्ट में भी एयर है, कौन सी एयर ज्यादा हीटअप होगी, लैंड मास की एयर ज्यादा हीटअप होगी। हीटअप होने से लाइट हो जाएगी और लाइट होके ऊपर आ जाएगी, ये ऐसे ऊपर चली जाती है। जब ये ऐसे ऊपर चली जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी, सैकड़ों किलोमीटर की जगह ऐसे ऊपर उठी, ये जगह खाली होगी। अब इसको भरने के लिए कहां से एयर आएगी, जो भारी एयर है यहां वाली, ये भारी एयर इस तरफ ऐसे जाएगी, ये दूर दूर से समुद्र के ऊपर से विंड आएगी और वो लैंड मास पर जाएगी। जब ये समुद्र के ऊपर से आती है तो इसके साथ, वाटर के साथ ऐसे फ्रिक्शन करते हुए आती है और वाटर की वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो एयर होती है, इट इज फुल ऑफ वाटर वेपर्स, राइट। और ये जो एयर फुल ऑफ वाटर वेपर्स होती है, इसका नाम हम देते हैं मॉनसून। दिस इज मॉनसून। तो ये मॉनसून कहां आ गया, लैंड मास पे। लैंड मास पे आता है, आगे जाता है, पहाड़ों से टकराता है, बरसात होती है, वो हम लोग सब जानते हैं। तो ये जो क्लाइमेट, ये जो बरसात का है साइकिल, इस साइकिल के पीछे फिजिक्स का कौन सा फिनोमिना हुआ, कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। इस तरह से ये कन्वेक्शन करंट बनती है, ऊपर जाके ठंडी होती है, इधर उठती है, फिर मॉइस्ट होती है और मॉइस्चर के साथ इधर जाती है, ये कन्वेक्शन करंट बनती है, राइट। अच्छा, इसी का उल्टा रात के समय जब सन की लाइट नहीं आती है, जब सन की लाइट नहीं आएगी तो ये दोनों ठंडे होने शुरू हो जाएंगे, दोनों ठंडे होने शुरू हो जाएंगे, दोनों हीट को रेडिएट करेंगे। जब ये दोनों हीट को रेडिएट करेंगे तो जल्दी से किसका टेम्परेचर डाउन होगा, लैंड का जल्दी डाउन होगा, क्योंकि उसका एस कम है तो डेल्टा टी ज्यादा होगा, तो डाउनवर्ड टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो ये ठंडा हो जाता है और ये गर्म ही रहता है। अब इसकी एयर ऊपर उठेगी और इधर से एयर इधर आएगी। तो रात के समय, या ये रात के समय एयर कैसे ब्लो होगी, फ्रॉम लैंड टू सन, सी, और दिन के समय सी टू लैंड, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। इस तरह से कन्वेक्शन करंट ऐसे भी बन सकती हैं और इस तरह से भी बन सकती है, राइट। तो ये हमारे क्लाइमेट को ये डिसाइड करता है, इससे क्लाइमेट बनती है। इसके बाद कन्वेक्शन करंट लिक्विड में भी होती हैं। कहीं पे समुद्र में पानी गर्म होता है और कहीं ठंडा होता है। तो जहां पर गर्म होता है वहां पर समुद्र का पानी ऊपर उठेगा और साइड वाले समुद्र से पानी उस जगह पर जाएगा। इस तरह से समुद्र के पानी में ही कन्वेक्शन करंट पैदा हो जाती है और 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना एक ही तरफ वो करंट फ्लो होते रहती है। ओके, वैसे ही जब सन रेज समुद्र में जगह जगह पड़ती हैं तो एक चूंकि अर्थ अपनी पोजीशन बदलती है, एक साल में एक राउंड पूरा सन का ऐसे लगाती है। यहाँ सन है, यहाँ अर्थ एक बार आएगी तो इसका ये वाला साइड सन की तरफ झुका हुआ है, और जब ये यहाँ पर आएगी ऐसे तो ये वाला साइड सन की तरफ झुका हुआ है। उससे क्या होगा, इंडिया में 6 महीना दिसंबर के आसपास सर्दी रहती है और जून के आसपास गर्मी रहती है।
अभी इंडिया इधर है और फिर इंडिया इधर होगा जून में, तो इधर हीट होगा। इस तरह से जब इस एरिया में सनरेज पड़ेगी, हीट होगा, तो यहाँ का ग्राउंड भी और यहाँ का लैंड मास और सी दोनों गर्म हो जाएंगे, दोनों से हवा ऊपर उठेगी, कन्वेक्शन करंट दोनों से ऊपर उठेगी। तो इंडिया से जब हवा ऊपर उठेगी उसको फिलअप करने के लिए जहां ज्यादा ठंड पड़ती है वहां से एयर इधर आएगी, यूरोप की तरफ से इधर एयर आएगी। उल्टे सीजन में उल्टा हो जाएगा, एयर इधर से चलेगी और यूरोप की तरफ जाएगी। ये 6-6 महीना होता है और इसके लिए लोग इसको, इस एनर्जी को यूज करते हैं। ये जो कन्वेक्शन करंट एयर की चलती हैं, क्यों चलती हैं ये समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अर्थ के मोशन के कारण एक पोर्शन हीटअप रहेगा और एक ठंडा रहेगा और ये पोजीशन 3-4 महीने तक रहती है। सर्दी में और गर्मी में डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो पहले व्यापारी लोग अपने जहाज में माल भरते थे, जैसे यूरोप से उन्होंने माल भरा और उसमें जहाज में पाल लगा दिया। पाल लगा के उसकी डायरेक्शन कैसी रखी? पाल क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम? ये बोट में, ये आपने देखा है पिक्चर वगैरह में, यहां पर कपड़ा लगा देते, स्क्रीन, क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। ओके, तो पाल का इंग्लिश ट्रांसलेशन याद रखिए। यस, ओके, तो यहां सेल लगा देते हैं और इस प्रोसेस को यहां जब सेल लगाते हैं, एयर ऐसे फ्लो हो रही है, इधर ध्यान दो, एयर फ्लो होती है, उस सेल को पुश करती है और ये नाव इधर चल पड़ती है, इंजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनको डीजल पेट्रोल का खर्च नहीं करना पड़ता, इसी के सेल पर जो एयर पड़ेगी और 3 महीने तक एयर फ्लो होगी एक ही डायरेक्शन में, थोड़ा सा उसको वो नेविगेट करते हैं और वो चलते चलते यूरोप से अंदर अंदर होते 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 इंडिया तक आ जाती है, चाइना तक चली जाती है। तो वो लोग वहां से इस तरह से आते थे यूरोप से सामान लेके और चाइना तक हर देश में अपना माल बेचते हुए चले जाते थे। 3-4 महीना ये उनका बिजनेस चलता था, फिर चाइना पहुंचे वो रुक जाते थे। फिर सीजन चेंज होता है, 3-4 महीना उनको भी लग गया, 6 महीने में एयर की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। अब वो चाइना से सिल्क भरते थे अपने जहाज में, चाइना से, इंडिया से, यहां से सिल्क भरते थे और फिर उसी रास्ते से अब एयर की डायरेक्शन उल्टी हो गई, कन्वेक्शन करंट उल्टी हो गई। एक बार कन्वेक्शन करंट ऐसी चलती, फिर एक बार ऐसी चलती यहां से, तो फिर वो उससे चलते थे और चलते चलते फिर यूरोप पहुंचते थे और यूरोप में जाके वो अपना सिल्क बेचते थे। तो जिस रूट से जाते थे उसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। इस कारण से तो सैकड़ों सालों तक इस तरह से वो रूट चला करता था और इसके पीछे कॉज क्या होता था? कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट ऑफ द एयर। इस तरह से कन्वेक्शन करंट हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करती है और जो भी जहां पर बरसात होती है, जो भी चेंजेस होते हैं क्लाइमेट के, सब के पीछे कन्वेक्शन करंट्स होती हैं। तो कन्वेक्शन करंट को ही स्टडी किया जाता है कि जब कहीं पर सडनली प्रेशर कम हो गया तो क्लाइमेट वाले उसको रीड आउट कर लेते हैं कि प्रेशर कम हो गया, मीन्स यहाँ की एयर ऊपर चली गई, अब साइड से एयर आने वाली है। तो उनको पता लग जाता है अब समुद्र से एयर आएगी और उसके साथ तूफान आएगा। इस तरह से स्टडी किया जाता है और इस सब के पीछे कन्वेक्शन करंट से। ओके, तो ये कन्वेक्शन करंट हम जगह जगह देखते हैं और रोज हम इस कन्वेक्शन करंट को सुबह उठते ही देखते हैं अपने चाय के पतीले में। स्टार्ट वहां से करते हैं और यहां पर यहां पर हम इसको हीट करते हैं, यहां का पानी गर्म होता है और गर्म होके ऊपर चला जाएगा इस तरह से, इधर से ठंडा पानी ऐसे। अगर आप यहां पर चाय पत्ती रखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो पानी ब्राउन होता है वो यहां ऐसे होता है, इधर से स्टार्ट होता है और फिर यहां से साफ पानी इधर आता है, फिर ब्राउन होके ऐसा ऊपर उठते जाता है। अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट डालें, कोई दूसरी चीज डालें, तो इन करंट्स को बिल्कुल क्लियर देख नहीं सकते। इस तरह से होती है और गर्म होके किधर उठेगा वो? ऊपर।
अच्छा, अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए। इसको पूछा जाता है, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ है, वाटर भर के इसमें हमने एक आइस पीस डाला, बर्फ का टुकड़ा इस तरह से डालेंगे। बर्फ तो इसमें तैरती है, लेकिन हम उसको डुबाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उसको स्टील की एक जाली में बांध देते हैं। स्टील की जाली में बांध के उसको इसमें डाल देते हैं और वो आइस यहां चली जाती है। दिस इज आइस। अब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, बर्नर लगा के इसको हमने हीट किया। इसको हीट करते ही ये पानी उबलना शुरू हो जाता है। ये पानी यहां पर उबलना शुरू हो जाता है, पर बर्फ नहीं पिघलती। उबल रहा मीन्स उसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस है, पर बर्फ नहीं पिघलती। क्यों? नहीं, इसको आप स्टेट से नहीं कनेक्ट कर सकते। स्टेट चेंज हो रहा है तो क्या बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? पर हम देख क्या रहे हैं कि स्टीम बन रही है, नीचे बर्फ है, बीच में वाटर है और बॉयल होके ऊपर स्टीम भी बन रही है। तो बर्फ क्यों नहीं पिघली और स्टीम बननी शुरू हो गई? ये कैसे हो गया? तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी आता है, पूछा भी जाता है। देखिए यहां पर जब हम हीट करते हैं तो ये हीट का ट्रांसफर इसमें होगा, और ये कौन सा मटेरियल है? लिक्विड। लिक्विड में हीट ट्रांसफर कैसा होता है? कन्वेक्शन से। कन्वेक्शन करंट किधर जाती है, ऊपर की नीचे? ऊपर। तो यहां से ये मटेरियल ऐसे ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाले मटेरियल को डिस्प्लेस करेगा, तो वो मटेरियल किधर जाएगा? साइड से नीचे। ये जब ऊपर जाता है तो ये मटेरियल साइड से नीचे। तो ये लेवल में ये ऊपर गया और ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया, फिर ये ऊपर गया और ये इधर आया, ये इधर आया, फिर ये ऊपर गया ऐसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। और 100 के बाद क्या शुरू हो जाएगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ये हीट इधर क्यों नहीं जाएगी आइस की तरफ? बताइए। ये चीज आपको याद रखनी है। 2 रीजन याद रखिए। नंबर 1, कन्वेक्शन करंट ऑलवेज राइज अप। अप के नीचे आपने अंडरलाइन करना है। कन्वेक्शन करंट ऑलवेज राइज अप। इसलिए यहां से हीटेड मॉलिक्यूल, गर्म मॉलिक्यूल कभी भी नीचे नहीं आएंगे, ऊपर जाएंगे। तो कोई भी मॉलिक्यूल हीट लेके आइस की तरफ आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि वो नीचे है। एक चीज याद होगी। दूसरा, कंडक्शन से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल से हीट आइस में क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? आफ्टर ऑल ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स तो हैं। द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज वाटर इज ए बैड कंडक्टर। तो पानी का नेचर ही नहीं है कि वो एक जगह से दूसरे को हीट ट्रांसफर कर दे। वो खुद हीट रखेगा, दूसरे को बिल्कुल नहीं देगा, भले वो गर्म होते 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 स्टीम बन जाए, लेकिन दूसरे को नहीं देगा। इतना कंजूस होता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो बोले मैं ही हीट रखूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा, भले मेरे को स्टीम बन जाना पड़े, मैं बन जाऊंगा, पर दूसरे को नहीं दूंगा। तो इसलिए होता है क्या? स्टीम बन जाता है, पर वो दूसरे को नहीं देगा। समझ में आया? तो दिस इज द रीजन। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाता है टू एक्सप्लेन कंडक्टिविटी। इनके बीच में कंडक्टिविटी नहीं है, यहां कन्वेक्शन करंट्स बनती हैं और कन्वेक्शन करंट हमेशा ऊपर जाती है। एंड दिस इज ए बैड कंडक्टर, इसलिए इधर हीट बिल्कुल नहीं है। और ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और अब आप इसको याद रखेंगे प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में भले आप फैक्ट्री में किसी चीज को हीट करें या घर में किसी चीज को हीट करें, अगर आप बर्तन को मिड वैल्यू पर, मिड पोजीशन पर हीट करते हैं, तो याद रखिए उसके ऊपर का लिक्विड गर्म होगा, नीचे का नहीं होगा। ठीक है? जैसे इस ट्यूब में आपको पानी गर्म करना है, तो आपको हीट का सोर्स
यहां पर ही रखना पड़ेगा। अगर आपने यहां रख दिया तो ये पानी बढ़िया गर्म होगा, उबल रहा है, लेकिन यहां आप इधर उंगली डाल के यहां टेम्परेचर देखेंगे तो ठंडा का ठंडा ही है, नहीं गर्म होता। और ये चीज हम लोग बहुत देखते हैं, ठीक है, ये चीज हम लोग देखते हैं घर में, जब भी गर्म करते हैं ठंडा करते हैं, दोनों केसेस में। ठंडे में भी ऐसा होता है, हल्की चीज कहां रहती है, ऊपर। और ये हम लोग 4 डिग्री वाले डिस्कशन में कवर कर चुके हैं। बर्फ डाली हमने शरबत में, ठंडा करने के लिए बर्फ डाली, और शरबत को पिया तो नीचे गर्म ही रहता है। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री की डेंसिटी ज्यादा है और 0 डिग्री की कम है, तो बर्फ 0 डिग्री होके ऊपर ही रहती है, उसकी नीचे हीट जाती नहीं, एंड इट्स ए बैड कंडक्टर। Anyway, that is not convection current, this is convection current. तो इस तरह से जब भी किसी चीज को हीट करेंगे, याद रखिए नीचे से ही हीट करना पड़ेगा, और जिस पोजीशन से हीट करेंगे उसके ऊपर वो गर्म होगी, उसके नीचे गर्म नहीं होगी। ठीक है, सो ये थोड़ी सी बातें हैं कन्वेक्शन करंट के बारे में। अब हम लोग लेते हैं मेन टॉपिक, दैट इज कंडक्शन। ओके, तो कंडक्शन के लिए देखिए, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये इधर हाई टेम्परेचर रखा, इधर लो टेम्परेचर रखा, तो प्रोसेस शुरू होती है। इस प्रोसेस को जरा ध्यान से समझिए। ये पूरा लो टेम्परेचर पर था, ओके, ऑर्डिनरी या रूम टेम्परेचर पर है। रूम टेम्परेचर पर हमने एक रॉड को लिया, यहां पर हमने इसको एक स्टीम वाले चैम्बर में डाल दिया, या कोई भी ऐसा चैम्बर लिया जिसका टेम्परेचर हाई है, T1 हाई। ओके, यहां पर हमने एक दूसरा चैम्बर रखा, और इस चैम्बर का टेम्परेचर T2 है, एंड दिस इज ए लो टेम्परेचर। तो इसका कोई भी एक रूम टेम्परेचर है। मान लीजिए ये टेम्परेचर हमने रखा 100। कैसे रखेंगे? यहाँ पे स्टीम बना रहे हैं, पानी भर दिया, गर्म किया, यहाँ पे स्टीम बन रही है, तो इसका टेम्परेचर फिक्स हो गया, कितना? 100। थर्मामीटर लगा दिया, ये हमको 100 दिखा रहा है। इसको हमने यहाँ पर आइस भर दी, पूरे में आइस और वाटर का मिक्सचर डाल दिया, इसका टेम्परेचर देखा, फिक्स हो गया, कितना? 0। अब क्या होगा? तो आंसर है ये एंड 100 पर है, ये वाला एंड 0 पर है। रूम में जब हमने इस रॉड को लगाया था तो ये रॉड 30 पे था, किसी भी टेम्परेचर पे था। तो क्या होता है, इससे ये हीट लेता है, गर्म होगा, ये जैसे ही इससे ज्यादा गर्म होगा, ये हीट इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो शुरू में जब ये यहां से हीट ऐसे जाएगी तो ये गर्म होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। हीट खर्च हो रही है किसको गर्म करने में? इस रॉड को गर्म करने में। याद रखिए, हीट किस में खर्च हो रही है? इस रॉड को गर्म करने में। अब हमने क्या किया, इस रॉड में भी ऐसे थर्मामीटर लगा दिए, 3। शुरू में तीनों क्या दिखा रहे थे? 30। अब ये गर्म होते जा रहा है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये वाला जो 30 था पहले, ये ठंडा होते जा रहा है, ये 30 से ठंडा होके हो गया 20, 20 से ठंडा होके हो गया 10, और ये करीब करीब ऐसे ही है 30, 40 कुछ भी। ये गर्म होते जाता है, ये वाला हिस्सा ठंडा होते जाता है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है? इसका टेम्परेचर क्या है? 100। ओके, तो ये इस तरह से इसका टेम्परेचर राइज, इसका टेम्परेचर डाउन, ऐसा होते 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 हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि ये एक जगह पर जाकर सेट हो गया। अब ना तो ये हाई हो रहा है और ना ये लो हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर इतना ऊंचा हो गया और इसका टेम्परेचर इतना नीचा हो गया, और यहां पर इसका टेम्परेचर क्या है? 0। तो ये ग्राफ इसका बना। ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जब हम एक रॉड को एक तरफ हाई और एक तरफ लो टेम्परेचर पर रखते हैं, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट इज सेट अप। ओके, तब तक
ये हीट कहां से लेता है? इससे लेता है। अब जब टेम्परेचर ग्रेडियंट सेट हो गया, उसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गए, हमने क्या देखा? इसका टेम्परेचर 60 से 61 भी नहीं होता। इससे एक चीज प्रूफ हो गई कि ये रॉड अब हीट नहीं ले रही है, क्योंकि हीट लेने के लिए हमको पता किससे चलता है, ये टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तब वो चीज हीट लेती है। इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, मतलब अब ये हीट नहीं ले रही, लेकिन बर्फ पिघलते जा रही है। ये चीज ध्यान दीजिए, बर्फ पिघलते जा रही है। ये कहां से पिघल रही है? इसको पिघलने के लिए हीट कौन दे रहा है? थोड़ी देर में पूरी बर्फ पिघल जाती है, तो इसको हीट कौन देता है? आंसर है हीट यहां से फ्लो होके आती है। जैसे पानी फ्लो होता है पाइप में से, उस तरह से हीट यहां भी फ्लो होके आती है, और ये है हीट का ट्रांसमिशन। ये जो हीट का ट्रांसमिशन होता है किस मेथड से हो रहा है? बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। ये हीट कंडक्ट हो रही है। थोड़ी देर में बर्फ पहले 10 ग्राम पिघलती, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसा पिघलते जा रही है। हमने सब तरफ से इसको इंसुलेट कर दिया, तब भी बर्फ पिघलते जा रही है। दैट मीन्स इसको यहां इसके अंदर से हीट जा रही है। सो हमने एक कंक्लूजन निकाला, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि मटेरियल में कैपेसिटी होती है कि वो हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करा सके। जैसे पाइप में कैपेसिटी होती है पानी को फ्लो कराने की, वैसे किसी भी मटेरियल में कैपेसिटी होती है कि वो हीट को फ्लो करा दे। ऐसा मटेरियल जो हीट को फ्लो कराता है, दैट इज नोन एज हीट कंडक्टर, राइट? और जो हीट को फ्लो नहीं कराएगा, दैट इज हीट इंसुलेटर। ये हमने देखा हुआ है हमारे तवे में, खाना बनाने वाले तवे का जो मेटल होता है वो कैसा होता है? हीट कंडक्टर। नीचे से गर्म करते हैं, ऊपर हीट आ जाती है उसमें, उससे रोटी बनती है। लेकिन उसके हैंडल से जब हम उठाते हैं प्लास्टिक से, तो हमारे हाथ में गर्मी नहीं लगती, बिकॉज हैंडल इज मेड ऑफ हीट इंसुलेटर। तो मटेरियल की दो चीजें हो गई, एक हीट कंडक्टर और दूसरा हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर में क्या होगा? इसका टेम्परेचर 100, 200, 500 हो जाएगा, ये 30 ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। यहां तक कि ये जल जाएगा, आग लग जाएगी, पर ये नहीं होगा। जैसे माचिस की तीली, माचिस की तीली को हमने ऐसा जलाया, एक सिरा इतना गर्म हो जाता है कि उसमें आग लग जाती है, पर दूसरे को हम आराम से पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इसकी जगह कॉपर की तार होती और इधर आग लगी होती, तो आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? कॉपर इज ए कंडक्टर एंड वुड इज बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। इस तरह से हीट में दोनों तरह की चीजें होती हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। ये क्या चीज है? कंडक्टर। ये हीट को इधर ले जा रहा है, और हमारे पास प्रूफ है कि बर्फ पिघल रही है, इसको हीट जरूर यहां से मिल रही है, तो हीट यहां से बहते हुए आती है। ठीक है? बहने वाली चीज को कैलोरी कहते हैं, इसीलिए हीट का यूनिट पहले कैलोरी बनाया गया था। ओके, तो यहां से हीट फ्लो होकर आती है। अब ये मटेरियल कितनी हीट का फ्लो अलाउ करता है, ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर हमने यहां पर लोहे का रॉड रखा, तो देखा 5 मिनट में 1 किलो आइस का वाटर बन गया, 5 मिनट में। अब हमने ये लोहे का हटाया, स्टील का हटाया, और इसकी जगह हमने कॉपर लगा दिया, 2 मिनट में 1 किलो आइस पिघल गई। उतना ही मोटा रॉड है, वही टेम्परेचर है 100 डिग्री, पर 2 मिनट में पिघल गई, तो हम क्या बोलेंगे? ये जल्दी हीट लेके आता है, ज्यादा हीट को अलाउ करता है, एंड इट इज ए बेटर कंडक्टर। समझ आया कि बेटर कंडक्टर क्या होता है? जो उसी टाइम में, उसी एरिया में, उसी टेम्परेचर डिफरेंस में ज्यादा हीट लेके आता है, पर सेकेंड ज्यादा हीट को अलाउ करता है, दैट इज ए बेटर कंडक्टर। और इस तरह से हमारे नेचर में जितने मटेरियल हमको मिलते हैं, कोई ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम। तो ये जो फिजिक्स की क्वांटिटी है, जो ये डिसाइड करती है कि कौन कितना अच्छा कंडक्टर है, इस क्वांटिटी का हमने नाम दिया कंडक्टिविटी। कौन सी कंडक्टिविटी? हीट की कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, छोटी सी डेफिनेशन इसकी।
यहां से हमने इसको इधर ट्रांसफर किया, तो ये जो हीट इधर जाती है ये किस पर डिपेंड करती है? हीट। दिस इज प्रोपोर्शनेट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना मोटा रॉड लेंगे उतनी ज्यादा हीट जाएगी। सो दिस इज प्रोपोर्शनेट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये 0 है, ये 100 है, तो पर मिनट कुछ हीट जाती है। हमने क्या देखा, 100 की बजाय 500 कर दिया तो ज्यादा हीट जाएगी, ज्यादा बर्फ पिघलेगी। तो इसलिए हीट फ्लो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 इस पर डिपेंड करता है। ओके। और तीसरा, हीट फ्लो के लिए हमने क्या देखा, इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया। अगर लेंथ को डबल कर दिया तो हमने ये देखा कि हीट फ्लो स्लो हो गया, कम हो गया। तो हीट फ्लो जितना दूर लंबा पाइप होगा उतना वो बीच में रेसिस्टेंस ज्यादा देगा और उतना वो स्लो होता जाएगा। सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू 1/L या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ। ये तीन चीजें हो गई। एंड व्हाट इज हीट? हीट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। हीट पर सेकेंड हमने लिया इसमें। ओके। तो इस तरह से ये जो प्रोपोर्शनेट हमने निकाला, ये जो हीट है इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको Q/T कर सकते हैं। Q/T। व्हाट इज T? टाइम। हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो। अब इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में सेट किया, तो देखिए ये इस तरह से आया। रेट ऑफ फ्लो H is proportionate to A T1 minus T2 divided by L. So H is equal to K A T1 minus T2 upon L. A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस। L लेंथ। H हीट फ्लोइंग पर, हाँ टाइम याद रखिए। तो इसका यूनिट क्या होगा बोलो? जूल पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, पर केल्विन, पर मीटर। ओके। अब इसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? K। ये है थर्मल कंडक्टिविटी, वेयर K इज coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity. ओके। अब K को अगर हम आइसोलेट कर लें, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? ये H L A T1 माइनस T2। अब आप इसकी दो चीजें बना के बताइए मुझे, यूनिट, डायमेंशंस। यूनिट H क्या चीज है? जूल पर सेकेंड। ओके। बाकी मीटर को एडजस्ट करिए, केल्विन को एडजस्ट करिए और बताइए क्या आया। हाँ जी, कहीं पे जूल पर सेकंड आता है? जूल पर सेकंड, क्या आपको मालूम है जूल पर सेकंड के लिए एक शब्द है? जूल पर सेकंड, वर्क अपॉन टाइम। यस, पावर। और पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। तो जहां जूल अपॉन सेकंड आ रहा है उसको आप क्या लिख सकते हो? वॉट। अब देखिए और छोटा हो गया। हाँ, क्या आया? वॉट पर मीटर पर केल्विन। वेरी गुड। तो ये हमने इसका यूनिट नोट कर लिया, यूनिट वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये इसका यूनिट बन गया।
अब इससे आप डायमेंशन भी बना सकते हो। बनाइए। हो गया? क्या बोलिए? MLT minus 2 K minus 1. ML बोलिए MLT minus 2 MLT minus 2 K minus 1. K minus 1, ठीक है। ये वॉट के लिए हो गया। ML2T minus 2 जूल, एक L कैंसिल हो गया, MLT minus 2 जूल पर मीटर और ये पर केल्विन। करेक्ट, ये हो गया। अच्छा, थोड़े से एग्जाम्पल अब नोट करिए कंडक्टिविटी के। थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सिल्वर, थर्मल कंडक्टिविटी तो जल्दी नोट करिए। सिल्वर 406, यूनिट यही चलेगा, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। सिल्वर का कितना? 406। कॉपर 385, कॉपर 385। एल्यूमिनियम 205, 205। ब्रास 109। स्टील 50.2। मर्क्यूरी 8.3। ये सब मेटल थे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा सेक्शन लेते हैं, नॉन मेटल। ब्रिक, इंसुलेटिंग ब्रिक 0.15, 0.15। बॉडी फैट 0.20। वाटर 0.8। ग्लास 0.8। कंक्रीट 0.8। फेल्ट, फेल्ट मतलब कंबल, फेल्ट 0.04, 0.04। अच्छा, उसके बाद गैसेस, गैसेस एयर है, कंक्रीट 0.8। गैसेस का लिखिए, एयर 0.024। ओके, बाकी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो डाटा आपने लिखा, इस डाटे के बेसिस पर आपको डिस्कशन आनी चाहिए। जैसे हम लोग खाना बनाना चाहते हैं, तो खाना बनाने के लिए कौन से यूटेंसिल अच्छे होंगे, कॉपर के या स्टील के? इसको पढ़ के देखिए किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। ओके, कंडक्टिविटी कॉपर की ज्यादा है, तो वो खाना बनाने के लिए क्यों अच्छा होगा? रोटी तो हम लोग लोहे के तवे पे बनाते हैं। देखिए, अगर हमने चाय बनानी है, ये चाय का बर्तन है और यहां पर हम हीट करते हैं बर्नर से। दो चीजें हो सकती हैं, कॉपर का होगा या स्टील का होगा। पहले स्टील वाला डिस्कस करते हैं। ये कांटेक्ट में, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में ये पोर्शन आया, राइट। इस पोर्शन से हीट जाएगी, ये पोर्शन पहले गर्म होता है। स्टील और कॉपर दोनों में किसकी कंडक्टिविटी कम है? स्टील की कम है, कॉपर की ज्यादा है। तो स्टील क्या करता है, बाजू वाले स्टील को हीट नहीं देता, बिकॉज इट्स नॉट ए वेरी गुड कंडक्टर। तो ये बाजू वाले को नहीं देता, लेकिन इसके ऊपर जो चाय का पानी है इसको देता है, क्योंकि ये बहुत पतली सरफेस है, यहीं पे गर्म हुआ, तो जब ये गर्म होगा तो इसको तो हीट देगा। जब ये इसको हीट देता है, इसमें से कन्वेक्शन करंट ऐसी जाती है,
इतने एरिया में से ये गई और ये ऐसे इसने पानी को गर्म कर दिया। ये मेथड हुआ और इससे हमारा खाना बनता है। अब देखिए यहां पानी का टेम्परेचर हाई होता है, इसका टेम्परेचर हो गया 100, लेकिन इसका टेम्परेचर हम देखते हैं 60 या 40। क्यों? इट इज अ बैड कंडक्टर। और ये जो 100 का पानी है ये सीधा ऊपर उठता है, तो इस एरिया में हीट नहीं हो रहा है, पानी इस एरिया में हो रहा है। तो हीट कैसे फ्लो हुई? अनइवन, इस जगह में ज्यादा और इस जगह में कम। हमको लगा कि यहां हमने हाथ लगाया कि अच्छा गर्म नहीं हो रहा, इसको हमने तेज कर दिया, इसको ज्यादा तेज कर दिया, ये हो गया 200 हो गया, और ये 200 होने के बाद में ये 70 हो गया, क्योंकि अभी भी ये बैड, इधर ध्यान दीजिए, अभी भी ये बैड कंडक्टर है। 200 होने के कारण क्या हुआ, इसमें जो हम दाल पका रहे हैं या चावल पका रहे हैं वो इसके कांटेक्ट में आया, 200 में जल गया, क्योंकि वो 100 में पकता है, 120 तक पकता है, 130 तक पकता है, तो 200 के कांटेक्ट में आएगा, तो यहां का राइस जल गया और यहां का राइस कच्चा रह गया। ठीक है? क्यों? इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। इसलिए लोहे के बर्तन में आप चावल अच्छे से नहीं पका सकते, दाल अच्छे से नहीं पका सकते, हिलाते रहना पड़ता है, ताकि ये यहां से जो गर्म पार्टिकल्स हैं हिलाएंगे तो इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, पूरा 100 हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को पता नहीं लगता, क्योंकि हम हिलाते रहते हैं। दूसरा केस देखिए, ये पूरा कॉपर है, कॉपर को हमने यहां से हीट किया, ये इतनी सी जगह पर हम हीट करते हैं। जब यहाँ हीट करते हैं, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, इसका टेम्परेचर जैसे ही 100 पहुंचता है, इसको भी हीट देता है, इसको भी हीट देता है, ये भी 95 हो गया, ये भी 95 हो गया, और ये पूरा पानी जो इन कांटेक्ट है कैसा हो गया? 95, पूरा एक जैसा हीटिंग हो गया। इसलिए हर जगह का टेम्परेचर एक जैसा होगा। चूंकि यहां पर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये 200 नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ये हीट इधर इधर दे देता है, अपने पास नहीं रखता है, बांट देता है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा 100 होगा, ये 200 नहीं पहुंचेगा, तो यहां का चावल नहीं चलेगा और पूरे में हीट फ्लो होगी, पूरा एक जैसा गर्म होगा। ठीक है? इसलिए बर्तन का बॉटम कैसा होना चाहिए? कॉपर का होना चाहिए। समझ में आया? That is the reason why the copper bottom is better. The distribution of heat is even, सब तरफ होता है। लेकिन हम लोग कॉपर नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते? There are 2 reasons कि हम कॉपर यूज नहीं करते। पहला रीजन ये होता है कि कॉपर is chemically reacting with the acids and it makes copper sulfate, और हमारे खाने में खट्टा होता ही है, एसिड होता ही है, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, कुछ ना कुछ तो बनेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर पॉइजन। तो उसमें अगर हरा हरा आ गया तो दैट इज पॉइजनस। इसलिए हम लोग कॉपर यूज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो उसको एसिड से रिएक्ट होना, इसको अलाउ नहीं कर सकते। इसीलिए कॉपर में खट्टी चीजें नहीं रख सकते, दही नहीं रख सकते। अगर बाय चांस दही रखी गई और आप उसे चखेंगे तो आपको कड़वी लगेगी, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट बन गया, या जो भी उसका साइट्रिक एसिड का बन गया, तो वो कड़वा हो जाता है, दैट इज पॉइजनस। इसलिए कॉपर को यूज नहीं करते। लेकिन ये बेनिफिट बहुत बड़ा है, तो हम फिर क्या करते हैं कि कॉपर के ऊपर एक पॉलिश कर देते हैं जिंक की, दैट इज इनर्ट, और जिंक रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ में, या बहुत कम करता है। नहीं करता है तो अब क्या होगा? ऊपर कोई भी खाने की चीज डालेंगे उसका एसिडिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए उसका पॉइजन नहीं बनेगा, और जिंक की लेयर बहुत पतली रहती है, ये इसकी कंडक्टिविटी को कोई डिस्टर्ब नहीं करती। सो कंडक्शन भी अच्छा हो गया और ऊपर से पॉइजनस भी नहीं हुआ। उसको हम कलई करना कहते हैं। आजकल बहुत कम होता है, ऐसा नहीं किया जाता, हमारे जमाने में बहुत होता था पहले। अब एक दूसरा मेथड बना लिया गया है। अब मेथड क्या बनाया गया है कि इसको बहुत पतला सा स्टील लेते हैं, ये ऐसा स्टील, पतला स्टील, लेकिन उसमें तो ये जल जाएगा
क्योंकि हीट पूरी कंसंट्रेट हो जाएगी। इस स्टील के नीचे ये पूरा बॉटम कॉपर का दे देते, मोटा सा। तो स्टील और उसका बॉटम कैसा रहेगा? कॉपर का। तो ये इस तरह से बन जाता है कि ये स्टील है और ये पूरा क्या है? कॉपर। ऐसे अब हम जब इसको हीट करेंगे तो कॉपर हीट को चारों तरफ फैला देगा और यहां पर हर जगह स्टील को वो एक जैसी हीट देगा, और स्टील खुद बहुत पतला है तो हर जगह एक जैसा गर्म हो जाता है। तो अभी जो आप देखेंगे बर्तन दुकान में, आपको ज्यादातर बर्तन कॉपर बॉटम के मिलेंगे, राइट। एक और छोटा सा रीजन होता था, कॉपर इज कॉस्टलियर देन स्टील। तो पैसे की तो आजकल किसी को परवाह नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये जो बर्तन आजकल ज्यादा चलते हैं, दिस इज स्टील एंड बॉटम विद कॉपर। तो इसको आप समझ गए कंडक्टिविटी के कंपैरिजन में। सो दिस इज कंडक्टिविटी। एक और चीज देखिए, सीमेंट के बने हुए घर ज्यादा गर्म होते हैं, मिट्टी के बने हुए ठंडे होते हैं। तो थोड़ा सा सेकंड डाटा देखिए जो आपको दिया है नॉन कंडक्टर्स का। ब्रिक की कंडक्टिविटी कितनी है और कंक्रीट की कितनी है? 0.1 और 0.8। एक सेकंड में ब्रिक कितनी हीट अंदर आने देती है? 0.1। और कंक्रीट कितना आने देती है? 0.8। तो कौन सा घर गर्म होगा? कंक्रीट वाला घर इसलिए गर्म होता है, राइट। अगर हम घर को ठंडा रखना चाहते हैं तो उसके चारों तरफ कंबल लपेट देंगे, और ये करते हैं। कार में आपकी छत, कार की जो छत है उसके ऊपर फेल्ट डालते हैं, उसको अंग्रेजी में फेल्ट बोलते हैं, तो सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। कंबल ही होता है। ओके, घर में एयर कंडीशनिंग कराते हैं तो इस छत के ऊपर फेल्ट डालते हैं, सस्ता ब्राउन वाला जो आता है वो। और महंगा डालना हो, इंडस्ट्री में हम लोग ग्लास वूल यूज करते हैं, और ग्लास वूल की कंडक्टिविटी भी इतनी होती है 0.04। अच्छा, एयर की कंडक्टिविटी कितनी है? 0.02, इतनी कम। तो क्या हम एयर को एज ए इंसुलेटर यूज कर सकते हैं? आंसर यस, वी डू इट। किस तरह से? अगर हमको ये हॉल बनाना है और ये गर्म प्रदेश है, इसको एयर कंडीशन करना है, इधर से सनरेज आती हैं, ये दीवार बहुत गर्म होती है ईस्ट और वेस्ट की, तो हम क्या करते हैं जब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक दीवार बनाते हैं, फिर एक एयर गैप छोड़ते हैं और दूसरी दीवार बनाते हैं, बीच में एक एक ब्रेक लगा के जोड़ देते हैं, पर बीच में क्या भरा रहता है? एयर, और इसको ऐसा बंद कर देते हैं। खोखली दीवार रहती है। अब यहाँ हीट पड़ेगी और यहाँ हमारा अंदर कमरा है, बीच में क्या है? एयर, और उसकी कंडक्टिविटी क्या है? 0.02। तो वो बिल्कुल हीट को अंदर नहीं आने देती, एंड दैट इज बेस्ट इंसुलेटर। तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ये कौन सा इंसुलेटर होता है? एयर। और एयर इंसुलेटर ही हमको बचाता है। गर्मियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो हमको सर्दी क्यों नहीं लगती है? यानी हमारे बॉडी की हीट बाहर क्यों नहीं जाती है? इसलिए नहीं जाती है कि जब हम स्वेटर पहनते, ऊन में ये स्पेशलिटी क्यों होती है, सूती में क्यों नहीं होती है? इसलिए क्योंकि ऊन अपने अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर लेती है। ध्यान दीजिए, ऊन मोटी सी होती है, सॉफ्ट होती है, उसके अंदर एयर के पार्टिकल कैप्चर हो जाते हैं। अब हमारे ऊपर एयर के पार्टिकल है, बॉडी की अंदर टेम्परेचर 37, बाहर का टेम्परेचर है 12, इतना टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, T1 माइनस T2। अब ये हीट यहां से ऐसे जाएगी तो उसको रास्ते में कौन मिला? एयर। एयर की कंडक्टिविटी कितनी है? 0.02, बहुत कम। तो इसलिए हीट यहां से यहां नहीं जा सकती, लेकिन उस एयर को कन्वेक्शन करंट बन के ऊपर उड़ना नहीं चाहिए। अगर वो गर्म हुई और उड़ के ऐसा ऊपर चली गई तो फिर ठंडी हवा आ जाएगी और हमको ठंड लगेगी। उसको ऊपर कौन नहीं जाने देता? ऊन। जो हमारे स्वेटर की ऊन है वो उस एयर को, एयर ऊपर नहीं, करेक्ट है, एयर में ही तो उसको फंसना है, लेकिन वो एयर खुद ऊपर ना उठे, उसको कौन पकड़ के रखता है? ऊन पकड़ के रखता है। ये जो हमारे स्वेटर की ऊन, ठीक है। इसलिए गर्म स्वेटर है मतलब क्या हुआ? उसको एयर पॉकेट्स को टाइट रखने की कैपेसिटी उसमें ज्यादा है। समझ में आया? इस तरह से वूलन कपड़े काम करते हैं, वो एयर को फंसा के रखते हैं। खुद तो फेल्ट होते ही होते हैं और उसके साथ एयर की भी हेल्प ले लेते हैं, दोनों चीजें मिला के इट बिकम्स ए वेरी गुड इंसुलेशन। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट एक छोटी सी चीज बचती है, एंड दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रेडिएशन में काम आता है। थोड़ा सा 2 मिनट और रुकिए, बस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कर लेते हैं तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बताता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है ये इस पर डिपेंड करता है कि हॉट मटेरियल और कोल्ड मटेरियल उनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। ये एक थोड़ी सी अजीब बात है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो तो पर सेकंड उसमें से ज्यादा कैलोरीज निकलेंगी, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो पर सेकंड कैलोरीज कम निकलेंगी। ओके, फिर से इस चीज को समझिए। हमने आइसक्रीम जमानी है और आइसक्रीम -10 पर जमती है, -10 सेल्सियस पर। हमारे रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है फ्रीजर का -20 होता है, तो -10 तक ले जाता है दूध को, आइसक्रीम जम जाती है। ओके, हमने क्या किया, दूध को पहले रूम टेम्परेचर तक ले आए, रूम टेम्परेचर तक लाके हमने दूध को फ्रीजर में रखा और आइसक्रीम जम गई। 2 घंटा टाइम लगा, आइसक्रीम जम गई, -10 पहुंच गया। ठीक है, 2 घंटा लगा, ये याद रखिए। दूसरा प्रैक्टिकल हमने किया, दूध को थोड़ा सा गर्म किया, रूम टेम्परेचर तक ठंडा नहीं किया, गर्म में ही उसको फ्रीजर में डाल दिया। गर्म में फ्रीजर में डाला और फिर से घड़ी चला के टाइम नोट किया, आइसक्रीम जम गई 1 घंटे में। 2 घंटे की बजाय 1 घंटे में आइसक्रीम जम गई। ऐसा होता है, क्यों होता है? अच्छा, फिर क्या हुआ, रात को आपने सबसे छिपा के आइसक्रीम निकाली और खा ली। आधी खा पाए, आधी छोड़नी थी। तो जब आधी खाई तो बाकी आधी पिघल गई। पिघल गई मीन्स उसका टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा आ गया, 0 के ऊपर हो गया, तो पिघल गई। तो फिर उसको फ्रीजर में रख दिया, जम जाएगी रात को, आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। तो क्या हुआ, सुबह जब फ्रीजर खोल के देखा, सुबह तक वो जमी नहीं, 5 घंटे हो गए, वो आइसक्रीम नहीं जमी। ओके, अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या चीज समझ में आती है? 1 घंटे में आइसक्रीम जम गई थी जब हमने गर्म दूध रखा था। 5 घंटे तक आइसक्रीम नहीं जमी जब हमने ठंडा दूध रखा, जो कि ऑलरेडी बहुत ठंडा था, आइसक्रीम से ही बना था। तो इससे हमको न्यूटन्स लॉ समझ में आता है कि आप जितना टेम्परेचर डिफरेंस बनाकर रखेंगे उतना उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, रेट ऑफ कूलिंग उतना ज्यादा हो जाएगा। तो पहले जब हमने गर्म चीज उसमें रखी थी तो 10 जूल पर सेकेंड वो हीट निकालता था। कितना निकालता था? 10 जूल पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि T1 यहां, T2 यहां, और ये स्लोप बना, तो इस स्लोप में इतना फास्ट आता है, 10 जूल पर सेकेंड। और जब हमने आइसक्रीम को पिघाल के फिर से उसमें डाला तो टेम्परेचर डिफरेंस था 3 डिग्री, 3 डिग्री। स्लोप कैसा बना? ये ऐसा। अब इसमें कोई चीज को रखिए, कैसे जाएगी? धीरे धीरे धीरे। अब क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड हीट निकलती है, और पहले कितनी निकली थी? 10 जूल पर सेकेंड। क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। ये है न्यूटन्स लॉ। सो दिस सेज द हीट रेडिएटेड आउट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। The rate of heat radiation is directly proportionate to difference of temperature between between hot object and cold surrounding. Between hot object and cold surrounding. This rate of loss of heat, dQ by dt, is equal to a constant and T1 minus T2 or T2 minus T1. T2 is hot temperature and T1 is cold temperature.
व्हाट इज dq by dt? हीट पर सेकेंड, हीट पर सेकेंड। लॉस्ट के लिए हम लोग यहां माइनस लगा देते हैं। दिस माइनस शोज व्हाट? हीट लॉस्ट, ठीक है, हीट लॉस्ट, उसके लिए ये है। हाँ जी, ये dq by dt is equal to k T2 minus T1, ये न्यूटन्स लॉ है कूलिंग, ये तो समझ में आया आपको। अब Q हीट किसके बराबर होती है? mst, तो इसको हमने लिख लिया mst, इसमें m और s कांस्टेंट है, तो इसलिए d by dt किसका होगा? T2 का। तो d by dt, T2 मीन्स फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर, किसी चीज को हमने गर्म चीज को रखा T1 टेम्परेचर पे और उससे हीट रेडिएट होते जा रही है, फाइनल टेम्परेचर कहां पहुंचा? T2। जितना टाइम बीतता जाएगा उतना T2 नीचे होता जाएगा। तो कौन सी दो चीजें वेरिएबल हो गई? T2 और टाइम। इसलिए यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन किसका है? T2 का, और दूसरा डिफरेंशिएशन किसका है? टाइम का। तो ये इसका इक्वेशन बना, dt को इधर मल्टीप्लाई किया, T2 माइनस T1 इधर ले आए, ये बना, और उसके बाद ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं इसके। ये कांस्टेंट k अपॉन ms को पूरे को हमने कैपिटल K मान लिया, ये कांस्टेंट आया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने से लॉग आया, उससे हमने ये T2 का एक्सप्रेशन बना लिया, ठीक है। ये e की पावर चला गया c माइनस के टी, ये e की पावर में आ गया, और ये हो गया e इंटू द पावर c मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस के टी। e टू द पावर c इज ए कांस्टेंट, उसको फिर से हमने एक कांस्टेंट मान लिया। क्यों? क्योंकि हम रिलेशन सिर्फ कैपिटल T और स्मॉल t में चाहते हैं, बाकी सब चीजें कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये कैपिटल T और ये स्मॉल t। T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर। T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। एक बॉडी को हमने 100 डिग्री तक गर्म करके यहाँ टेबल पे रख दिया, तो 100 डिग्री क्या है? T1। उसके बाद टाइम बीतता जा रहा है, कौन बीतता जा रहा है? T, और उसका टेम्परेचर कम होते जा रहा है, कम होके जो टेम्परेचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? T2। तो जैसे जैसे T बीतता जाएगा वैसे वैसे T2 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। किस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन हमको क्या देता है? फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी इज कूलिंग एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? K। ये हम देख रहे हैं, K इज इक्वल टू K अपॉन ms। K व्हाट इज दिस? K कोएफिशिएंट ऑफ, यस कोएफिशिएंट ऑफ कूलिंग, ये ओके। तो ये बन गया, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए, और इसके बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, जिसमें हम पहले k की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन में रख के उसकी वैल्यू निकालेंगे। सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। एक आध न्यूमेरिकल कर लेंगे, और इंपॉर्टेंट है इसलिए वो न्यूमेरिकल एक करना, राइट। ये डेरिवेशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? डेफिनेशन आप लिखेंगे और इसको लिखेंगे इफ दिस इज 1 मार्क, ठीक है। फिर से सुनिए, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? डिराइव एक्सप्रेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम, पूरा करो। दैट विल बी 2 to 3 मार्क्स। सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहां तक, बस डेफिनेशन एंड दिस, दैट इज 1 मार्क। 2 मार्क का आएगा तो आपको ये पूरा देना है, यू हैव टू गिव द रिलेशन बिटवीन फाइनल टेम्परेचर एंड द टाइम, ये आएगा। और इसके साथ में 1 मार्क का न्यूमेरिकल आ सकता है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, यू विल कम टू डू, इट्स वेरी इजी, ओके। सो वी विल क्लोज